बात करें सीएमए जो इंस्टीट्यूट है वो सेटअप एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अधिनियमों के तहत बनी हुई एक वैधानिक संस्था है जो आपको क्या करती है, प्रोफेशनल डिग्री जिसका नाम है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसकी डिग्री आपको देती है। सर ये संसद के अधिनियमों के तहत कब रजिस्टर्ड हुई, कब एनरोल हुई, इसको कब जो है पालन किया गया था इस इंस्टीट्यूट को, तो हम बात करेंगे 1959 है संसद के अधिनियमों के तहत रजिस्टर्ड हुई। 1944 से लेकर के 1959 सबसे पहले शुरुआत तो इस इंस्टीट्यूट की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी जो कि कॉस्टिंग का मेन फोकस एरिया जो है वहां पे काम करते थे। 1944 में जो शुरुआत हुई वहां से लेकर के 1959 तक इसने काम किया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में और अपनी जो सर्विस प्रोवाइड करी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में सर्विस प्रोवाइड करी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि नहीं इनकी जो सर्विस है वो हमारे लिए और हमारे आने वाली इंडस्ट्रीज के लिए या फिर हमारे आने वाले इकोनॉमिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने इस बॉडी को जो है रिकॉग्नाइज किया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बच्चों मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2012 से पहले इस बॉडी का जो नाम था वो था ICWAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया 2012 में पार्लियामेंट के अंदर। उसका रीजन रहा, काफी स्टूडेंट्स मुझसे लास्ट में पूछते हैं सर क्यों रिकॉग्नाइज किया गया, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि उसका रीजन रहा कि हमने देखा कि सीएमए यूएसए, सीमा यूके, सीएमए श्रीलंका, काफी सारी प्रोफेशनल जो कोर्सेज थे वो इंटरनेशनली कोर्सेज की हम बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट वर्ड भी था, कि उनमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड का भी एक एरिया हुआ करता था। तो यहाँ हमारे भी एक जो है उसको इंटरनेशनली कोर्स के रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो है कोर्स का नाम रखा। तो हम बात करेंगे कि इंटरनेशनली रिकॉग्निशन देने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं एक नए प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, नया नाम देना पड़ा, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और उसके द्वारा जो डिग्री दी जाती है आज की तारीख में वो है CMA। हम बात करें इंस्टीट्यूट की तो बहुत पुरानी इंस्टीट्यूट है, 1944 से मैं बता रहा हूँ। 1959 से तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के तहत रिकॉग्नाइज करके इंस्टीट्यूट बनाया था। तो एक बात सब बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए कि यह जो डिग्री है वह कोई कॉलेज या कोई स्कूल नहीं प्रोवाइड कर सकती, यह एक बॉडी है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसी को पावर है कि वह सीएमए का डिग्री प्रोवाइड करे, एग्जाम्स कंडक्ट करे और जो बच्चे पास होते हैं उनको यह डिग्री जो है प्रोवाइड करे। सर ये जो पूरा इंस्टीट्यूट का आपने नाम लिया उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ जानना चाहेंगे। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, हेड ऑफिस जिसकी हम बात करेंगे वह कोलकाता में है। आज की तारीख में हम बात करें 4 रीजनल इसके ऑफिस है, वो जो है साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ के हिसाब से जो हमारी दिशाएं हैं उन हिसाब से उनको बनाया गया है, जिनके जो ऑफिसेज हैं वो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली के अंदर है। और हम बात करें ऑल ओवर इंडिया में चैप्टर्स की कि सर हम कहाँ से आपके इस कोर्स को कर सकते हैं या फिर हमारे नियर बाय कोई आपकी चैप्टर्स की मैं बात करूं ब्रांचेज है क्या? यस, हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 110 नियर अबाउट 110 जो है ऑल ओवर इंडिया के अंदर ब्रांचेज हैं। और उन ब्रांचेज का मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पे आपको सर्विसेज मिलती हो, चाहे रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग हो, चाहे बुक्स लेने से रिगार्डिंग हो, चाहे अदर और भी कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग हो या अदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो या और भी कोई काफी सारी सर्विसेज जो है वो आपको कौन प्रोवाइड कर सकता है या आपका एक हेल्पिंग हैंड कौन हो सकता है, वो हो सकता है चैप्टर्स। तो ये जो चैप्टर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में कितने हैं, लगभग 110। उसकी लिस्ट जो है आपको द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की साइट पे मिल जाएगी। आज की तारीख में हम बात करें तो लगभग 80,000 जो है मेंबर्स इस कोर्स को करके रजिस्टर्ड है, यानी कि हम बात करें ऑल ओवर इंडिया में 80,000 मेंबर्स आज की तारीख में हमारे सीएमए हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें कि ऑल ओवर इंडिया में आज की तारीख में कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होंगे इस कोर्स को करने के लिए, तो लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स इस कोर्स को करने के लिए एनरोल है।
सर ये बहुत अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। अब हमें इस कोर्स के बारे में बताओ। तो मैं 5 लाख स्टूडेंट्स, यस 110 चैप्टर्स और लगभग 80,000 मेंबर्स। यस सर यस। पढ़ाई बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है इंस्टीट्यूट का। रियली सर रियली। अब सर बच्चों को ये बताइए कि सीएमए कोर्स एक्चुअली है क्या, मतलब सीएमए क्या कर सकता है, उसका क्या स्कोप है, ये करने से इनको अपने फ्यूचर में क्या रास्ता मिलेगा अपनी लाइफ को बनाने के लिए। सर बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और सही टाइम पे किया है, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को यह पता होना चाहिए कि हम किसी प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे हमें मिलेगा क्या। कोर्स का प्रोसेस तो बाद की बात है। कोर्स तो जब उनको आज हमारे इंडिया में क्या टेक्निक है कि उनको बेनिफिट पहले बताओ, प्रोडक्ट बाद में सेल करो। तो वही बात आपने सही कही कि हम आज इस कोर्स के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे, एवेन्यूज के बारे में जानेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है स्टूडेंट्स को कोर्स को करने के लिए, करने के बाद उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी बताया है कि सीएमए एक प्रोफेशनल डिग्री है। सबसे बड़ा इसका फायदा है वह तो है एक पंडित जी जो नाम देते हैं उस नाम के अलावा एक हमें नाम मिलता है इस प्रोफेशनल कोर्स को करने के बाद। जैसे कि मैं कहूँ, मेरी बात कहूँ कि मैंने बीकॉम कर लिया था जब तक मैं इस कोर्स को नहीं कर पाया था, और एमकॉम भी कर लिया था मैंने। तो बीकॉम और एमकॉम करने के बाद भी मैं मेरे विजिटिंग कार्ड या फिर मैं कहूँ कि और कहीं पे भी मेरे नाम को मेंशन करता था तो मैं हरेंद्र कुमार पारिक ही लिख पाता था। लेकिन जैसे ही मैंने इस प्रोफेशनल कोर्स को किया, मैंने बताया आपको कि यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है संसद के अधिनियमों के तहत। तो संसद के अधिनियमों के तहत कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी आपको डिग्री देती है तो वहां पे आपको एक नया नाम मिलता है, उस डिग्री का नाम मिलता है। जैसे कि मुझे मिला सीएमए हरेंद्र कुमार पारिक, आपको मिला सीएमए सुरेश पुदार। तो वैसे ही हमें पंडित जी के दिए हुए नाम से या घर वालों के नाना नानी दादा दादी के दिए हुए नाम के अलावा हम अपना खुद का नाम कमाते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि हम इस प्रोफेशनल डिग्री को करने के बाद हमें एक नई पहचान मिलती है। हो सकता है आपको लोग आपके समाज में या आपके कॉलोनी में आपके गांव में एक सीएमए साहब के नाम से ही जानने लग जाए। लेकिन साहब नाम हमें चाहे हमारा पुराना वाला ही रख दो, आप तो हमारे आगे की बात करो कि हमारी दमड़ी समड़ी कैसी क्या चमकेगी, तो हम उस तक पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कि 90 सीरीज से लेकर के और कंटिन्यूसली अब तक हम देखें तो हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत ग्रोइंग मोड पे है। बहुत जबरदस्त लेवल पे हमारी इंडस्ट्रीज जो है हमारे इंडिया के अंदर अदर कंट्रीज की बात करें उसके मुकाबले में यहाँ पे ग्रोइंग मोड पे है। तो हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस जो सुधरता जा रहा है इंडिया का, उस बेसिस पे इन यहाँ पे जो डिमांड्स है वो बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ साथ में छोटी इंडस्ट्रीज को भी सीएमए की होने लगी। यानी कि हम बात करें कोर एरिया, सीएमए का मेन कोर एरिया क्या है? कॉस्ट को मैनेज करना, कॉस्ट को कटिंग करना, कॉस्ट को रिकॉर्डिंग करना, कॉस्ट की सेटिंग करना और उसके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना। और जब ये सब कुछ हो जाता है उसके बाद हम उसकी ऑडिट करने की पावर में भी है। तो मेन बेसिक एरिया जो हमारे पास में निकल के आता है, जब हम बात करें 2017 से पहले की कि जब जीएसटी नहीं आया था इंडिया में, तो हमारा कोर एरिया जो निकल के आता था वो था कॉस्टिंग से रिलेटेड। लेकिन आफ्टर द जीएसटी रिजिम हमने देखा या पाया कि एक सीएमए को है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के इक्विवेलेंट जीएसटी के अंदर काफी पावर्स मिली है, जिसके अंदर चाहे हम ऑडिट के पावर्स की बात करें, चाहे हम सर्टिफिकेशन के पावर की बात करें, ये हम ये बात करें कि जीएसटी में अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑब्लिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को लिया गया है। तो हमारा जो पावर है या हमारे काम करने की क्षमता है वह बढ़ चुकी है जीएसटी आने के बाद। फिर जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि बैंक्स में फ्रॉड्स होते जा रहे हैं काफी ज्यादा, तो इंटरनल ऑडिट्स, स्टॉक ऑडिट्स, रेवेन्यू ऑडिट्स, इन सब की पावर भी अब धीरे 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 जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को भी देती जा रही है।
तो आज की तारीख में हमारे पास, अगर मैं एवेन्यूज की बात करूं या इस कोर्स को करने के बाद मैं मेरे फ्यूचर की बात करूं, तो सबसे पहली मैं बात करूंगा कि सबसे पहला आपके पास ऑप्शन निकल के आता है कि किसी भी इंडस्ट्री के अगर असली मालिक होते हैं तो वह एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं। बाकी मालिक तो बात की बात होती है, क्योंकि सबसे मेन काम जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करते हैं वह कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट को मिनिमाइज करना एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। यह मेन जो कोर काम है वो एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का होता है। और हमारी इंस्टीट्यूट का एक लोगो भी है, हम हमारी एक लाइन भी है कि जो है एक एवरी बिजनेसमैन जो जो सबसे ज्यादा डिसीजन लेता है वह उस डिसीजन में सबसे ज्यादा जो मेन काम करता है वह काम करता है सीएमई, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो सबसे मेन जो एरिया या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है वह सबसे पहले आती है जॉब की, कि इस कोर्स को करने के बाद हमारे पास जॉब निकल के आता है कि हम बहुत अच्छी पोस्ट पे, मैं बात करूं इनिशियली फ्रेशर के लिए, तो फ्रेशर की पोस्ट भी बहुत अच्छी होती है और उसके जब जाती है तो स्टेट्स जैसे अपनी बढ़ती जाती है वैसे उसकी पोस्ट भी बढ़ती जाती है। अप्रोक्स पैकेज कितने से कितने हाँ तक का पैकेज लग जाता है? बिल्कुल सर, मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी रहेगा कि सर आपने बात करी प्लेसमेंट की, आपकी वही हमारे इंस्टीट्यूट जो है जैसे ही हम क्वालिफाई होते हैं उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करती है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी लेके चल रहे हैं अपन कि आप सीएमए करने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी होती है कि इंस्टीट्यूट अपने खुद के लेवल पे आपके लिए एक कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करती है। सर क्या कैंपस प्लेसमेंट में सभी जा सकते हैं? यस, जो उस कैंपस प्लेसमेंट के जो क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल करता है वहां सभी उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वर्तमान में मैं बात करूं पैकेजेस की, तो ऑन एन एवरेज अगर हम मिनिमम पैकेज बात करें, मैं मैक्सिमम पैकेज की भी बात करूंगा लेकिन हम मिनिमम पैकेज की बात करें तो 5 to 6 lakhs पर एनम। सर किसी बच्चे की उम्र 18 साल है, 12वीं क्लास में, और वह बच्चा प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करता है ग्रेजुएशन के साथ साथ में, तो आप एज्यूम करें कि 4 साल इस कोर्स को करने में लगभग लगते हैं। हम पहले 3 साल बोला करते थे जब 6 महीने की ट्रेनिंग हुआ करती थी, लेकिन अभी हम बात करें तो अगर ग्रुप वाइज ग्रुप भी चलता है कोई स्टूडेंट, लगभग उसको 4 ईयर कंप्लीट लग जाते हैं ग्रुप टू ग्रुप क्लियर करने में भी। 4 ईयर में अगर उसको 18 ईयर्स की जो एज होती है 12th क्लास की, मैक्सिमम साइड लेके चले तो 19 ईयर्स मान लो आप। 19 ईयर्स में अगर 4 ईयर हम जोड़ें, मैं कहता हूँ 5 ईयर भी जोड़ें, तो उसका एज निकल के आता है 23-24। 23 से 24 साल की एज में अगर आपको 6 lakhs का मिनिमम पैकेज मिल रहा है एक फ्रेशर को, तो आप एज्यूम कीजिए आपका लाइफ स्टाइल आगे चल के क्या हो सकता है। और ये है, मैंने बिल्कुल मिनिमम पैकेज की बात करी है। अगर हम एवरेज पैकेजेस की बात करें जो कि अभी एसेंचर ने दिए हैं आपको काफी 10 lakhs पर एनम के, हम बात करें चाहे बेहल ने दिया हो, चाहे गेल ने दिया हो, चाहे ओएनजीसी ने दिया हो, लगभग 11 to 15 10 lakhs उन्होंने 10 to 15 lakhs के पैकेज अच्छी क्वांटिटी में दिए हैं। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें, इस बार दिसंबर 2020 का जो रिजल्ट आया था और उसके बेस पे जो जॉब लगे थे उनको हम बात करें कैंपस प्लेसमेंट में, तो 5 स्टूडेंट्स को हाईएस्ट पैकेज मिला था 22 लाख। तो एक 22-23-24 की एज में 22-23-24 लाख का पैकेज मिलना सर बहुत मायने रखता है मेरी नजर में। तो यह हमने पहली बात करी थी कि आपके पास जॉब की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। क्या सर, मैं खुद ही अपने आप से क्वेरी कर लेता हूँ कि क्या सर किसी का अगर कैंपस जो आपने कैंपस ऑर्गेनाइज किया उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऑफ कैंपस भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं? यस, ना केवल 50%, 100% आपके ऑफ कैंपस में सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। वहां पे सर एक कंडीशंस निकल के आती है कि जो 15 मंथ का ट्रेनिंग है, देखो जो कुछ नॉलेज लेता है वह कुछ ना कुछ आगे पाता है, जो पहले कुछ होता है यानी कि 15 मंथ्स की ट्रेनिंग में उसको बहुत मेहनत करनी होती है, तो अगर वह वहां पे 15 मंथ्स की ट्रेनिंग जो है वो बड़ी मेहनत से करता है, बड़ी ईमानदारी से करता है, तो कहीं ना कहीं उसको आगे चल के जॉब भी बहुत अच्छे से मिलती है। तो सबसे मेन जो बात मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से,
कि आप जो 15 मंथ्स की ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट की है उसको बड़े डेडिकेशन के साथ करें, क्योंकि अगर चाहे कैंपस प्लेसमेंट में हो चाहे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में हो, आपको अगर जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक अच्छा नॉलेज, अच्छा एक्सपीरियंस जो है आपको होना चाहिए। और वह किससे आएगा? वह आएगा आपके डेडिकेशन से। तो आपको 15 मंथ्स की ट्रेनिंग में अच्छा डेडिकेशन देना चाहिए। ये ट्रेनिंग कहाँ करनी होती है वह हम थोड़ा लेट बात करेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा था कि कैंपस प्लेसमेंट के अलावा अगर हमें और जॉब चाहिए तो और कहाँ से मिल सकती है? तो ऑफ कैंपस, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेमी गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एमएनसी कंपनीज। काफी ऐसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जहां आप जाकर के क्या कर सकते हैं? जॉब कर सकते हैं। सर एक बच्चों का काफी ये भी रहता है कि गवर्नमेंट जॉब पसंद वाले बहुत बच्चे होते हैं। जी, एक सवाल रहता है कि सर क्या सीएमए बनने के बाद हम गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। काफी सारी वैकेंसियों में आपने देखा हो जहां पे अकाउंट से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है तो वहां पे आप देखेंगे आज की तारीख में 90% कि वहां पे उन्होंने अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है तो उसमें कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट और पोस्ट अकाउंटेंट का नाम सबसे पहले आता है। बाकी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो बाद में देखोगे, लेकिन सबसे पहले नाम इन्हीं का होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं प्रायोरिटी बेसिस पे लिया भी इन्हीं को जाता है, क्योंकि एक जो डीप नॉलेज जो हो जाती है एक प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद, हम स्टेप बाय स्टेप, आपने देखा होगा, आप तो खुद एक माने हुए जाने माने टीचर हैं जयपुर के, तो आपने देखा होगा कि फाउंडेशन में हम जिस चीज को एक बिल्कुल फंडामेंटल से स्टडी कर रहे होते हैं उसको इंटरमीडिएट में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं, और फाइनल में अगर हम बात करें तो बहुत डीपली हम उसकी पूरी स्टडी कर चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी लगता है कि हम अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किए हुए स्टूडेंट को लेते हैं तो वह कहीं ना कहीं उनके लिए फायदे का सौदा होगा। तो डेफिनेटली सर, आज की तारीख में हम राजस्थान की बात करें तो जेवीबीएनएल की जितनी भी वैकेंसी है आपने देखा होगा कि वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की लाइन लगी हुई। उसका कहीं ना कहीं रीजन है कि उनको उस फील्ड की डीप नॉलेज हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आपको अगर गवर्नमेंट वैकेंसी करनी है, चाहे सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट वैकेंसी हो चाहे आपके स्टेट लेवल की गवर्नमेंट वैकेंसी हो, आप उनको फाइट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट प्रोफेशनल कोर्स का मिलता है। सर इसमें अगर अपन स्कोप की बात करें तो आपने जैसे बताया कि एक तो अपन जॉब कर सकते हैं फर्स्ट थिंग, जी सेकंड अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सर आने वाला था उस तरफ हाँ। कि अभी मैंने एक ही एरिया को लिया था। सबसे पहले मैंने बात करी थी स्टूडेंट से कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो एक ही एरिया हमने अभी डिस्कस किया था जॉब का, और वो है मैंने पूरा बता दिया कि कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, और उसके बाद एक्सपीरियंस बेसिस पे भी आप मल्टीपल चॉइस के साथ में अपनी जॉब कर सकते हैं। क्या सर हम जॉब भी कर सकते हैं सीएमए करने के बाद? नो, ऐसा नहीं है कि आप ओनली जॉब कर सकते हैं, आपके पास काफी सारे ऑप्शन हैं। सर बताइए। सेकंड ऑप्शन निकल के आता है प्रैक्टिस का, जैसा अभी सुरेश पोदार सर ने कहा, तो प्रैक्टिस हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन होता है, या फिर मैं कहूँ मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, उनमें से जो आपको अच्छा लगता है वह कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास ट्रेनिंग, आपके प्रैक्टिस का, कि आप अपनी खुद की क्या कर सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर हम प्रैक्टिस में क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करें जो कि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप सबसे मेन कोर एरिया हम बार बार बात करेंगे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए होता है कॉस्टिंग का। तो आप कॉस्ट रिपोर्ट्स मेंटेन कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग से रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं, कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन निकल के आता है रेवेन्यू ऑडिट्स। जितने भी एमएनसीज कंपनी होती है या फिर डिपार्टमेंट, ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वह अपने यहाँ पे रेवेन्यू ऑडिट करवाते हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होती है वह अपने यहाँ पे रेवेन्यू ऑडिट्स करवाती है। तो हम रेवेन्यू ऑडिट के लिए भी एलिजिबल है, हम स्टॉक ऑडिट के लिए भी एलिजिबल है। आपने काफी मरतबा देखा होगा कि चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, चाहे एमएनसी कंपनी हो, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हम बात करें आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, चाहे गवर्नमेंट यूनिट्स हो,
इनके यहाँ पे स्टॉक ऑडिट्स होता है, या फिर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा आज की तारीख में स्टॉक ऑडिट चला हुआ है। तो स्टॉक ऑडिट्स की भी पावर हमारे पास है कि हम स्टॉक ऑडिट्स भी करने के लिए एलिजिबल हैं, तो उस एरिया में भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट, आपने देखा होगा इंटरनल ऑडिट के लिए भी हम एलिजिबल हैं, तो इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हैं। या फिर हम कहीं कहीं ना कहीं आपकी जो लोकल सोसाइटी होती है या बॉडीज होती है, हम उनके ऑडिट करने के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर ये है सब काम आप साथ में कर रहे होते हैं, या फिर इसके अलावा आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी जाना चाहते हैं, तो आज की तारीख में इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपने देखा होगा 32 टैक्सेस को क्लब करके एक टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी। तो हम जीएसटी के काम करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। तो आप जीएसटी की अगर प्रॉपर वे में करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो भी आप अपना प्रैक्टिस एरिया कोर एरिया बना सकते हैं। आप डायरेक्ट टैक्स में भी जाना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स के सेशंस में जाना चाहते हैं, आप टीडीएस का काम भी करना चाहते हैं, आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी करना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो यह सभी एरिया आपके लिए किसमें है, प्रैक्टिस में है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट बात की थी हमने जॉब की, अब हम सेकंड बात कर रहे थे प्रैक्टिस की, कि हमारे पास अगर जॉब नहीं कर रहे होते हैं या हम इंटरेस्टेड नहीं है जॉब के लिए, तो सेकंड ऑप्शन निकल के आता है प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर ना मुझे जॉब करनी ना मुझे प्रैक्टिस करनी, मुझे तो सुरेश पोदार सर की तरह एक बहुत अच्छी फैकल्टी बननी है, तो क्या मैं बन सकता हूँ? यस। देखो, अगर कोई बच्चा चाहेगा पढ़ना, तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं जो कोर्स कर रहा हूँ कम से कम उसी कोर्स जो किया हुआ है उस पर्सन से करूँ। जैसे मैं बात करूं, आप अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कोर्स करना चाहेंगे, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि सामने वाला जो टीचर है या फैकल्टी है वह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, तो वह बहुत अच्छे से मुझे यह स्टडी पढ़ाई करवा सकता है। और कॉलेजेस में भी जाएंगे आप या स्कूल्स में भी जाएंगे, और वहां पे अगर आपको एक बीकॉम और एमकॉम किया हुआ टीचर मिलता है, उसके पैरेलल आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया हुआ टीचर मिलता है, या कोई कॉलेज में आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया हुआ टीचर मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी जो होगी वह एक प्रोफेशनल टीचर से होगी, ना कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से होगी। तो कहीं ना कहीं आप एक तीसरी लाइन जो निकल के आती है कि एजुकेशन लाइंस में जाना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, तो हमारे बहुत बड़े राइटर हैं टैक्समैन के, भीलवाड़ा से सीएमए विवेक लड्डा सर, तो उनकी टैक्समैन में बहुत सारी बुक्स आती हैं। चंडीगढ़ से मैं बात करूं, सीएमए अनिल शर्मा सर, तो काफी सारे ऐसे हमारे लाइन के हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। काफी सारे हमारे सीएमएज हैं जो कि आज की तारीख में काफी अच्छी क्वांटिटी में बुक्स राइट कर रहे हैं। इसके अलावा सर कोई ऑप्शन, आप पेपर सेटर बन सकते हैं, आप एग्जामिनर बन सकते हैं, प्रोफेशनल जो एग्जाम्स होती है, बड़ी जितनी भी एग्जाम्स होती है उनके पेपर सेटर, एग्जामिनर, कॉपी चेकर, या मैं कहूँ कि कई बार मल्टीनेशनल आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा आज की तारीख में आर्टिकल का जमाना है, आप छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के आर्टिकल्स लिखो, तो अगर आपको पूरा डीप नॉलेज होगा तो यस आप आर्टिकल्स की तरफ भी जाएंगे। और आज की तारीख में अगर आपका आर्टिकल पब्लिश होता है, या आज की तारीख में आपका आर्टिकल एक बार मार्केट में फैल जाता है, तो रेवेन्यू तो आप एज्यूम ही नहीं कर सकते कि क्या रेवेन्यू वहां से आ सकती है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब एक मिनट सर मैं होल्ड करना चाहूंगा। हेलो सर ने आपको बताया, देखिए कि क्या स्कोप है सीएमए के अंदर। सीएमए कोर्स कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन सी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करती है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, और क्या क्या। आप अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो पूरे सेशन में बने रहें, बीच में सेशन को स्किप ना करें, क्योंकि देखिए इतने आसान शब्दों में आपको ये जानकारी कहीं नहीं मिलती है। तो जो एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं उसका फायदा उठाएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज लास्ट में आपको मौका दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर्स का, तब भी आप अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। यस सर। तो सर मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, और अगर हम बिजनेस भी करना चाहें
तो उसमें भी कहीं ना कहीं आई थिंक हमको बेनिफिट मिलेगा उसमें। सर मैं बिड़ला पब्लिक स्कूल पिलानी, जो हमारे बीपीएस जो है बिट्स पिलानी, वहां पे जब मैं गया था तो वहां पे एक सेशन चला था हमारा करियर काउंसलिंग को लेकर के। उसमें एक बच्चे ने पूछा, वहां पे बड़े बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं बिट्स पिलानी में। तो एक बच्चे ने पूछा कि सर हमें ना कोर्स करना, ये ना आपको प्रैक्टिस करनी, ना हमें जॉब करनी, ना हमें टीचर बनना, हमारा तो फादर का बहुत बड़ा बिजनेस है, तो क्या हमें ये कोर्स करना चाहिए? तो मैंने कहा जो भी आपने देखा होगा, मैंने जॉब की बात करी या सर्विस की बात करी, तो हमारे पास प्रैक्टिस में आता कौन है सर्विस लेने के लिए? बिजनेसमैन। या फिर जॉब देता कौन है हमारे को? बिजनेसमैन। तो अगर बिजनेस किसी के है और आप उस बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट करना चाहते हैं, बड़े सुंदर तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपको सीएमए कोर्स सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहिए। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर आप जॉब में भी नहीं जाना चाहते, आप तो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसको भी अगर बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे वे में अगर ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपको सीएमए कोर्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहिए। यस सर। तो सर अगर अब इस बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं कि कोई बच्चा 12th के बाद या फिर और किसी कोर्स के बाद किसी भी लेवल पे जब इसको करना चाहते हैं, तो इसमें एंट्री पॉइंट्स क्या है, मतलब कोई बच्चा कब इसको कोर्स को शुरू कर सकता है? यस सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हम अभी कोर्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी हमने अपॉर्चुनिटीज की बात कर ली। अब जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वह जरूर सुनेंगे कि यस, इस कोर्स की प्रोसेस क्या है। सर देखने को मिलता है कि हम जैसे ही 10th क्लास पास करते हैं, हमारे पास मल्टीपल चॉइस आ जाती है कि मैं साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ, या मैं और कहीं दूसरी तरफ जाऊँ, फाइन आर्ट्स की तरफ जाऊँ। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने अपने गोल सेट करने के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है कि मैं आफ्टर द 10th क्लास अगर अपने आप का गोल सेट करना चाहता हूँ कि मुझे कॉमर्स लेकर के सीएमए करना है, मैंने सुना हुआ है या मेरी फैमिली में है या मैंने देखा हुआ है कि सीएमए के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, तो 10th क्लास जिसने पास कर ली, वह 11th क्लास में या 12th क्लास में भी अपने आप को गोल सेट करने के लिए इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकता है। यह कोर्स मैं बताना चाहूंगा कि यह जो कोर्स है सीएमए का, वह 3 लेवल्स में होता है। इसके 3 लेवल होते हैं। पहला जो लेवल होता है उसे हम फाउंडेशन का नाम देते हैं, एंड सेकंड जो लेवल होता है उसे हम इंटरमीडिएट का नाम देते हैं, एंड थर्ड जो लेवल होता है उसे हम फाइनल का नाम देते हैं। तो हमारे 3 लेवल हैं ये, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। और जब तीनों लेवल्स की हम बात करते हैं, तो हम देखने को मिलता है कि तीनों लेवल में एंट्री पॉइंट्स होते हैं। तो जब हम पहले लेवल फाउंडेशन की बातें करेंगे, तो हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशन में हम कैसे एंट्री ले सकते हैं, क्या कैसे कैसे पेपर होते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्स होती है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या पूरी प्रोसेस हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो इसमें एंट्री, फाउंडेशन में एंट्री लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप 11th या 12th कर चुके हैं, आप आपके पास क्या है, 12th की मार्कशीट आ गई है, तो आप फाउंडेशन के लिए एंट्री ले सकते हैं। या फर्स्ट ईयर में है, आप सेकेंड ईयर में है, तो भी आप इस कोर्स फाउंडेशन के लिए जो लेवल है, इस कोर्स का जो लेवल है फर्स्ट लेवल फाउंडेशन, इसके लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। सर जैसे मैं 12th के बाद करता हूँ या सेकेंड ईयर में करता हूँ, तो कहीं मुझे बेनिफिट मिलता है? नो। आप सेम एज ए सेम इक्विवेलेंट ट्रीट किए जाएंगे, चाहे आप फाउंडेशन लेवल में 12th के बाद आते हैं या फिर पार्ट फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बाद आते हैं। सर इसके अंदर टोटल पेपर कितने होते हैं? फाउंडेशन में टोटल 4 पेपर होते हैं, जो कि 11th एंड 12th से बहुत ज्यादा कोरिलेट होते हैं। कहीं ना कहीं जो 4 जो पेपर होते हैं, उनमें से 3 पेपर आपके 11th एंड 12th क्लास में पढ़े हुए होते हैं, या मैं कहूंगा कि इसमें से एक पेपर है मैथ्स एंड स्टैटिक्स, जो कि आपका 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ होता है। तो इसके जो 4 पेपर है, उनमें से 3 पेपर जो है वह ऑलरेडी आप 10th 11th एंड 12th में कॉमर्स में तो पढ़ ही चुके होते हैं। फिर मैं बात करूंगा चौथे पेपर की, लॉ की। तो बहुत बेसिक लॉ आती है। तो हम मैं बात करूंगा, मैंने जब पहले ही बताया था कि फाउंडेशन का मतलब है फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, स्टैटिक्स एंड लॉ। तो यह हमारा जो है एक कोर्स होता है फाउंडेशन का। यस सर।
सर ये एक दो कंसर्न मेरे माइंड में आए हैं जी जो जी अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं। एक तो सर मैथ्स एंड स्टेट्स किस लेवल का है, कि बहुत से बच्चे हैं जिनको बिल्कुल मैथ्स स्टेट से बहुत डर लगता है। और बहुत दूसरा सही। कंसर्न ये है कि सर हिंदी और इंग्लिश मीडियम, बिल्कुल इसका बिल्कुल क्या फर्क है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल हम हाँ, बात इनके करेंगे। बारे में बताएं। सर मेरे यहाँ पे चैट बॉक्स, अच्छा चैट बॉक्स मैंने भी ओपन कर लिया, तो कोई भी बच्चा चैट करेगा तो मुझे भी वह जो है दिखता रहेगा। सर ठीक है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि मैथ्स का इसमें क्या रोल रहता है। सर मैथ्स का इसमें वही रोल रहता है जो एक शादी के अंदर नाई का रोल रहता है। तो ज्यादा रोल शादी में नाई का रोल नहीं रहता, एक सही टाइम पे सही जगह पे वह काम आता रहता है और वह काम निकालता रहता है। यह फाउंडेशन लेवल में ही हमारे मैथ्स काम आती है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स जो है पूरे सीएमए कोर्स में चलती है, नहीं। एक फाउंडेशन में एक एंट्रेंस जो एग्जाम जिसको हम कहेंगे, उसके एक बुक होती है मैथ्स की और स्टैटिक्स की, जिसके अंदर एक फंडामेंटल ऑफ मैथ्स और स्टैटिक्स जो है उसमें जनरल जो हम बात करेंगे मैथ्स और स्टैटिक्स जो हमने कहीं ना कहीं 10th में पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं 11th में भी कई स्टूडेंट्स मैथ्स ले रखे होते हैं वहां पढ़ी होगी, या 12th में भी पढ़ी होगी, तो कहीं ना कहीं वही स्टडी की हुई मैथ्स आपके यहाँ पे पूछी जाती है। तो मैथ्स को लेकर के कोई भी स्टूडेंट डरे नहीं, और वह भी मैं यही कहूंगा कि वह ओनली आपके फाउंडेशन लेवल तक ही स्टे करती है, ऐसा नहीं है कि वह फाइनल लेवल तक चलती रहती है। सेकंड, अगर मैं बात करूं मीडियम की, तो यह कोर्स जो है सबसे पहले तो यह कोर्स कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स है। आप इस कोर्स को जो है जॉब करते करते भी कर सकते हैं, आप इस कोर्स को है बीकॉम करते हुए भी कर सकते हैं, आप इस कोर्स को सीएस करते हुए भी कर सकते हैं, सीए करते हुए भी कर सकते हैं, या और भी कुछ कर रहे हैं आप तो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो यह कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स है, और यह जो कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स है वो 2 मीडियम्स में अवेलेबल होता है, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। सर कहीं ना कहीं मेरी मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में मेंशन होगा कि मैंने कौन से मीडियम से किया है? नो, यह आपकी कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा कि आपने जो है सीएमए का डिग्री कौन से मीडियम से लिया है। देखो मार्केट में या फिर मैं कहूँ इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक्स जरूर आपको अवेलेबल होगी, वह इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होगी, यानी कि वहां पे आपको इंग्लिश में ही बुक्स मिलेगी। लेकिन पेपर में लिखने का जो पावर है आपको, वह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। जिस मीडियम को आप अच्छे से लिख सकते हैं, आप जिस मीडियम को आप अच्छे से समझ सकते हैं, उसमें आप आंसर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह अपन दोनों मीडियम में इस कोर्स को कर सकते हैं। ये सर। थैंक यू सर। ये बहुत लोगों का कंसर्न जी होता है, बिल्कुल वो लैंग्वेज बैरियर उनको लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने पूछा कि लगता है उनको कहीं ना कहीं कि ठीक है। यह हम तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। अरे वेरी। और बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि मैं खुद एक हिंदी मीडियम से हूँ, और हमने 2011 में यह कोर्स किया था, और कहीं ना कहीं रैंक भी आई थी हमारे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स इस कोर्स को नहीं कर सकता। सुरेश पोदार सर है, वह खुद एक रैंक होल्डर है अभी फाइनल के अंदर, ऑल ओवर इंडिया जो है उन्होंने 14 रैंक हासिल की। मैं ग्रेट क्लैपिंग करूंगा सर के लिए कि कहीं ना कहीं सर मैंने माना है इसके लिए कि मीडियम यहाँ कोई नहीं मायने सर, नहीं है। मीडियम कोई बैरियर नहीं है। एक्चुअली मैंने भी ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम तक ही किया, हिंदी जी मीडियम से ही किया है। बिल्कुल 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 सर। तो मुझे भी नहीं लगता कि लैंग्वेज कभी भी कोई बैरियर है। और तो सर मैं इसमें फाउंडेशन जो एंट्री है वो तो आपने बता दिया कि अपन 12th के बाद कर सकते हैं या बीकॉम परस्यू करते टाइम कर सकते हैं। क्या सर इसमें कोई डायरेक्ट एंट्री मोड भी है कि अपन फाउंडेशन ना देना पड़े हमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल जब हम सेकंड लेवल इंटरमीडिएट की तरफ आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास वे मिलेंगे, बाय वे ऑफ 5 वे हम डायरेक्ट एंट्री इंटरमीडिएट में ले सकते हैं। लेकिन फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ बातें अभी रह गई कि फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है कि पर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स लाना होता है। मिनिमम पर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए, पर एग्रीगेट चारों पेपर में आपको 200 मार्क्स चाहिए। यानी कि आपको हो सकता है किसी पेपर में 41 आ गया, तो किसी में 61 आ गया, किसी में 70 आ गया, किसी में 49 आ गया। तो आप एग्रीगेट आपको जो है 50% मिनिमम चाहिए, एवरेज एवरेज चाहिए, और मिनिमम पर सब्जेक्ट आपको 40% आप पास होने के लिए चाहिए। इन ए ईयर 2 टाइम्स इसका एग्जाम्स होता है। मैं बात करूं चाहे इंटरमीडिएट का ले लो, चाहे फाउंडेशन का ले लो, चाहे फाइनल का ले लो, तीनों लेवल की एग्जाम जो होती है इन ए ईयर 2 टाइम्स होती है। एक बार इसका एग्जाम जो होता है जून में होता है, और एक बार इसका एग्जाम दिसंबर में होता है।
ड्यू टू कोविड अगर हम बात करें एक्सेप्शनल केस की, तो ड्यू टू कोविड जो है हमारे यहाँ पे एग्जाम्स अभी पोस्टपोन हुई है, और वह हम देखने को मिलेगा कि चारों तरफ ही उस हालात में ये एग्जाम्स पोस्टपोन हुई थी। तो उसको एक्सेप्शनल केस को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा इसकी एग्जाम सेट मोड में है कि एक बार इसका एग्जाम जून में होता है और एक बार इसका एग्जाम दिसंबर में होता है। तो किसी स्टूडेंट को अभी सामने जो दिसंबर आ रही है उसके लिए एनरोल करवाना है, रजिस्टर करवाना है अपने आप को फाउंडेशन के लिए, उसकी लास्ट डेट जो थी पहले 31 जुलाई थी, बट उसको इंस्टीट्यूट ने ड्यू टू कोविड बढ़ा करके 10 अगस्त उसको कर दी है, यानी कि 10 अगस्त 2021 तक भी कोई अपने आप को इस कोर्स के लिए एनरोल करवा सकता है। मैं बात करूं जून अटेम्प्ट की, कोई जून अटेम्प्ट देना चाहे तो 31 जनवरी से पहले पहले अपने आप को इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकता है। तीनों लेवल, चाहे वह इंटरमीडिएट हो, चाहे फाइनल हो, चाहे फाउंडेशन हो, तीनों लेवल में एडमिशन लेने की जो डेट्स होती है वह यही होती है, जून के लिए 31 जनवरी एंड दिसंबर के लिए 31 जुलाई। एग्जाम फिक्स है, साल में 2 बार होती है, जून और दिसंबर में। तो यह एक क्राइटेरिया था। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, संसद के अधिनियमों के तहत बनी हुई, तो कहीं ना कहीं यह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है। इनका काम यह नहीं कि हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइज करें हमारे स्टूडेंट से। तो इस फाउंडेशन का जो फीस है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, वह एक गवर्नमेंट फीस हम जिसको बोलेंगे वह है 6,000 रुपए एक स्टूडेंट्स को इस कोर्स को एनरोल करने के लिए देने होते हैं। एनरोलमेंट आप जो है 2 मोड में कर सकते हैं। आप अपना चैप्टर जाकर के ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाएगा, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको बैंक में पीएनबी बैंक का चालान मिलता है, वहां आप पे कर सकते हैं। सर मैं बच्चों को यह एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एक ओरल रजिस्ट्रेशन होता है, एक पोस्टल रजिस्ट्रेशन होता है। अगर हम बात करें सर ओरल और पोस्टल रजिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो कई बच्चे, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स जो है इस कोर्स को कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं जॉब में भी है, तो उन्हें लगता है कि मैं पोस्टल सर्विस ले लूं, पोस्टल से ही बुक मंगवा लूं, पोस्टल से ही काफी सारी सर्विसेज होती है वह ले लूं, मुझे जाना नहीं पड़े चैप्टर में। तो मैंने पहले ही बता दिया कि यह एक कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स है। जरूरी नहीं कि इस कोर्स को करने के लिए आपको रेगुलर कहीं जाना होगा, कहीं पे भी नहीं जाना आपको, आप रेगुलर जाएं क्लासेज में तो भी अच्छी बात है, नहीं जाते हैं आपको खुद को आता है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो 2 प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं, ओरल एंड पोस्टल। पोस्टल में जो भी सर्विसेज होती है वह हेड ऑफिस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ओरल जो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, वह सारी सर्विसेज आपको चैप्टर्स प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और अगर आपको सर्विसेज टाइम टू टाइम मिलती रहे चैप्टर से, तो उसके लिए आपको ओरल रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए बजाय पोस्टल रजिस्ट्रेशन के। तो यह एक जनरल बातें थी जो मैंने आपसे और आपके स्टूडेंट से डिस्कस की कि लगभग फाउंडेशन में और आने वाले आगे के दोनों लेवल्स में यह बातें हमें मुख्यतः ध्यान रखनी होती है। सर फाउंडेशन की जो फीस है 6,000 आप बता रहे हैं, क्या इसमें बुक्स वगैरह सभी इंक्लूड है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। फाउंडेशन की जो 6,000 की फीस है उसके अंदर बुक्स भी मिलेगी, उसके अंदर आप अगर चाहते हैं तो और भी कोई सर्विसेज अगर चैप्टर प्रोवाइड, दोनों तीनों जो भी सर्विसेज जो आप चैप्टर्स प्रोवाइड करते हैं, या मैं कहूँ मल्टीपल सर्विस, सर काफी सारी बातें होती है जो हमें पूछना होता है, डिस्कस करना होता है, या हम बात करें कि पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है, तो कहीं ना कहीं हमें कोई रिलेवेंट हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। तो वह रिलेवेंट हेल्पिंग हैंड जो होता है वह होता है चैप्टर। तो चैप्टर से काफी सर्विसेज और भी स्टूडेंट ले सकते हैं। जो बुक्स जो है वह भी मिलती है और बाकी और भी अदर सर्विसेज है वह चैप्टर में मिलती रहती है। सर आगे अगर अपन बढ़े तो इंटर लेवल पे एंट्री लेने का और क्या मोड हो सकता है फाउंडेशन के अलावा? यस सर, यस सर। अब हमारा जो पहला लेवल था वह कंप्लीट हो चुका है, हम सेकंड लेवल की ओर जा रहे हैं। सेकंड लेवल जो हमारा है वह है इंटरमीडिएट। और मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि बाय वे ऑफ 5 वे 5 प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। बाय वे ऑफ 5 वे 5 प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। पहला वे, जैसा हमने डिस्कस किया कि फाउंडेशन का आपने एग्जाम दिया और पास हो गए,
यह पहला वे था। सेकंड वे, सर मैंने सीएमए का फाउंडेशन नहीं किया, मैं सीएस कर रहा था और सीएस का फाउंडेशन क्लियर हो गया। क्या आपके यहाँ सीएमए में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा मुझे इंटरमीडिएट में? यस, आपको सीएस का फाउंडेशन किया है तो भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। सर मैं ना सीएमए कर रहा था ना सीएस कर रहा था, मैं सीए कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कर रहा था, और वहां पे मेरा इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट के बहुत ग्रुप क्लियर हो गए, मेरा आईपीसीसी या P2 P1 जो भी था वो क्लियर हो गया। तो अगर आपने वहां पे सीए का इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया तो भी हम आपको यहाँ पे सीएमए में डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन दे देंगे। सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, और मैं स्टूडेंट्स आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि यह कोर्स स्पेसिफिक नहीं है कि कॉमर्स के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। यह कोर्स तीनों स्ट्रीम कर सकती है, चाहे वह आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स। तो तीनों स्ट्रीम के लिए यह कोर्स अवेलेबल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम 10th के बाद किसी सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो हमारा मोटिव होता है उस सब्जेक्ट को लेने का। तो स्पेसिफिक हमने देखा है कि इस कोर्स को लगभग कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 80,000 जो मेंबर हैं आज की तारीख में हमारे, उनमें से नियर अबाउट 30% स्टूडेंट जो मेंबर है वह जो है नॉन कॉमर्स से। 30% मेंबर जो है, 80,000 का 30% मैं करूं तो कहीं ना कहीं 20,000 से 24,000 मेंबर हमारे आज की तारीख में नॉन कॉमर्स से, यानी कि कहीं ना कहीं मैं साइंस से या फिर आर्ट्स से। तो ऐसा नहीं है कि इस कोर्स को ओनली कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं, इस कोर्स को साइंस आर्ट्स वाले भी बहुत बखूबी कर सकते हैं। तो हम जो चौथी बात कर रहे थे कि मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ, चाहे मैं बीए हूँ, चाहे बीएससी हूँ, चाहे बीकॉम हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, तो भी मैं इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता हूँ। इंटरमीडिएट में जो फाइनल ईयर में होते हैं उनको प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन मिलता है। जैसे ही उन्होंने फाइनल कंप्लीट कर ली होती है तो उनको रजिस्ट्रेशन भी उनका प्रोविजनल से फाइनल हो जाता है। सर एक पांचवा, क्वेरी है जी चैट बॉक्स के अंदर। जी जी, पांचवा मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे सीएमए के अंदर एक केट कोर्स होता है, तो जिन्होंने केट कोर्स कंप्लीट कर लिया हो वह भी क्या कर सकते हैं, इस कोर्स में डायरेक्ट एंट्री एडमिशन ले सकते हैं। तो बाय वे ऑफ 5 वे 5 बातें मैंने बताई, सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीए का इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर या फाइनल हो चुका हो, या फिर केट का आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये सब चैट बॉक्स वाला मैसेज मुझे दिख नहीं रहा, आप बताइए। सर अक्षिता पूछ रहे हैं कि आईसी में मॉड्यूल सिलेबस सफिशिएंट है क्या एग्जाम के लिए? सर बहुत अच्छा उन्होंने पूछा है सवाल, और मैं मेरी जानकारी के हिसाब से बताना चाहूंगा। आप भी एक बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, आप भी सजेस्ट कर सकते हैं इस मामले में। लेकिन मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं जो सीएमए इंस्टीट्यूट जो मॉड्यूल्स प्रोवाइड करती है वह सफिशिएंट होता है, मोर सफिशिएंट होता है आपको उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर और भी अगर आप कहीं जाना चाहें तो आप स्कैनर की तरफ जा सकते हैं, आप प्रैक्टिस मैनुअल जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है उनकी तरफ जा सकते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है उनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं उसके अलावा आपको कोई बुक्स पढ़ने की, आप जो इंस्टीट्यूट जो मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूट जो प्रैक्टिस मैनुअल प्रोवाइड करता है, आप स्कैनर प्रोवाइड करता है, आप उनसे पढ़ें, हो सकता है आपको रैंक आ जाए। तो सर अपनी भी अक्षिता, राय एज पर मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं एज ए टीचर, तो सीएमए का जो स्टडी मटेरियल है और पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन जो सर ने का स्कैनर है वो मोर देन सफिशिएंट है। बेवजह का मटेरियल इकट्ठा बिल्कुल ना करें, क्योंकि क्या करता है स्टूडेंट, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेता है और एग्जाम टाइम में वो उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाता। नहीं कर पाता, जब वो कंसोलिडेट नहीं कर पाता तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मैंने सब पढ़ लिया है। तो उतना ही कंटेंट रखें जितना हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, और उसके लिए मॉड्यूल और स्कैनर मोर देन इनफ है, आपको उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। सर जब इंस्टीट्यूट ने खुद ने कह दिया कि मेरा सिलेबस यह है, अब उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। कहीं ना कहीं पेपर सेटर जो पेपर सेट करता है वह भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वह पेपर सेटर उन मॉड्यूल्स में से ही या उन स्कैनर में से ही या उन प्रैक्टिस मैनुअल में से ही पेपर सेट करता है। तो स्टूडेंट्स को एक छोटी सी राय है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट ने जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है मोर देन सफिशिएंट। तो सर हम इंटरमीडिएट जो बिल्कुल बातें कर रहे थे,
इंटरमीडिएट में हमने बाय वे ऑफ 5 एडमिशन ले लिया था। अब हम चाह रहे थे कि उसकी और भी बातें हम डिस्कस करें। तो टोटल उसके अंदर 8 पेपर होते हैं, पूरे इंटरमीडिएट के अंदर टोटल 8 पेपर होते हैं, और जो कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। पार्ट हम बात करें कि फर्स्ट ग्रुप जिसमें 4 पेपर होते हैं, एंड सेकंड ग्रुप जिसके अंदर भी 4 पेपर होते हैं। कोई भी स्टूडेंट चाहे कि मुझे बोथ ग्रुप एक साथ देने हैं क्या, यस, वह दे सकता है, उसकी सहमति होती है। कोई चाहे कि नहीं सर मैं एक साथ 8 पेपर नहीं दे सकता 6 महीने के अंदर पढ़ाई करके, तो मैं 4 पेपर दे सकता हूँ क्या, यस आप दे सकते हैं। आप 1 बाय 1 करके भी अपने इन 8 पेपर्स को पास कर सकते हैं, ग्रुप वाइज पास कर सकते हैं। सर मैंने एक ग्रुप दिया, बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैंने दूसरा ग्रुप दिया, बहुत अच्छे मार्क्स आए, अब इनको क्लब करो तो मुझे रैंक दे दो, नहीं। वह ऑप्शन आपको रैंकिंग वाला है, ऑल ओवर इंडिया की बेसिस पे मिलती है, वह आपको मिलेगी जब आप क्या करेंगे, बहुत ग्रुप साथ देंगे और बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे, तभी आपको ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे रैंकिंग मिलती है। काफी सारे बच्चों का एक सवाल होता है कि क्या सर बोथ ग्रुप एक साथ देना और रैंकिंग लाना कहीं ना कहीं मायने रखता है, यस। ऐसा नहीं है कि जिसने ज्यादा मेहनत करी हो वह कोई मायने नहीं रखेगा, कहीं ना कहीं तो मायने रखेगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जिसने ग्रुप वाइज ग्रुप पास किया उसको जो भी नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करें। अगर आपको लगता है कि मैं 1 बाय 1 करके पास हूँ तो बहुत अच्छी बात है। आपने आपको जबरदस्ती आपने एक साथ दिया और पता चला एक ग्रुप पास हुआ और दूसरा ग्रुप फेल हो गया, या दोनों ग्रुप में फेल हो गए, इससे अच्छा है कि आप 1 बाय 1 करके दे दें। वह आपके रिज्यूम में बहुत सही रहेगा बजाय फेल के। तो आप अपनी स्ट्रेंथ खुद देखें कि आप अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए आप ग्रुप वाइज दें या बहुत ग्रुप दें, वह आपको डिसाइड करना होता है। एग्जाम्स मैंने बात करी थी कि वही साल में 2 बार होता है, रजिस्ट्रेशन में भी वही। जैसे अगर आपको दिसंबर में एग्जाम देनी है तो 31 जुलाई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन होता है, जिसकी डेट बढ़ा करके 10 अगस्त कर दी है। और आपको जून में एग्जाम देना है तो 31 जनवरी से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ओवरऑल इस कोर्स की बात करें हम इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट लेवल की जो इंस्टीट्यूट की फीस है वह है 23,100। वापस से मैं बात करूंगा कि 23,100 रुपए के अंदर आपको वहाँ पे बुक्स भी मिलती है, आपको वहाँ पे एक 100 आवर का कंप्यूटर ट्रेनिंग होता है, वह ट्रेनिंग भी आपको 23,100 में मिलती है। और भी मल्टीपल सर्विसेज जो चैप्टर्स प्रोवाइड करते हैं, वह सर्विसेज आपको वहां पे मिलती है। क्या सर ये जो 100 आवर की कंप्यूटर ट्रेनिंग है वह सभी बच्चों को करनी होती है, यस। अगर किसी ने डिप्लोमा इन कंप्यूटर कर रखा है या कंप्यूटर में पीजीडीसीए कर रखा है तो उनको छोड़ दें, उनको छूट है। बाकी सभी को यह ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वह आपको करनी होती है, जिसके अंदर 60 आवर्स जो है इंस्टीट्यूट ने सेफ कोर्स को इंक्लूड किया है, जो कि आज की तारीख में सबसे बड़ा डिमांड है। तो 60 आवर्स का सेफ कोर्स का है, 40 आवर्स का कम्युनिकेशन एंड अदर स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो यह हमारे इंटरमीडिएट की बात थी कि टोटल 8 पेपर होते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, साल में 2 बार एग्जाम होती है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। जून में एग्जाम के लिए 31 जनवरी लास्ट डेट होती है, दिसंबर में एग्जाम के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट होती है। 23,100 इस पूरे कोर्स की फीस होती है, इंटरमीडिएट की लेवल की फीस होती है। और हम बात करें कि उस 23,100 में क्या क्या मिलता है, तो जो बुक्स होती है वह कंप्लीट बुक्स मिलती है, जो 100 आवर की कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है वह मिलती है, और बाकी काफी चैप्टर्स अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चैप्टर वाइज डिपेंड करता है कि उसके क्या स्किल है, उस हिसाब से वह और भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। yes. सर एक क्वेश्चन पूछा है प्रेरणा ने, सर रैंक लाने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? सर वैसे तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं मेरे टाइम की बात करूं तो 440 के अंदर भी रैंक आ जाती थी, बहुत ग्रुप अगर किसी ने दिया है तो 440 में भी रैंक आती थी। और और अगर लास्ट लास्ट, अटेम्प्ट की बात करें तो 700 से अबो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये डिपेंड करता है कि बेस क्या रहता है एग्जाम का। जिस लास्ट ईयर जो था बेस था वो होम बेस भी रह गया था और ऑनलाइन एग्जाम्स भी हुई थी, तो कहीं ना कहीं सबको बात का पता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ यूज हमारा पॉइंट रह गया था
इसके अंदर, तो वह एक हमारे देखने वाली बात है कि बेस क्या रहता है एग्जाम का, या फिर उस वक्त का क्राइटेरिया क्या रहता है, पेपर्स के मोड क्या रहते हैं या पेपर्स कैसे रहते हैं, उनके ऊपर रैंकिंग नंबर्स डिपेंड करता है। ओके प्रेरणा, चलिए तो आगे चलते हैं सर फाइनल की तरफ। यस सर। तो फाइनल के कोर्स के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और क्या रिक्वायरमेंट होगी? बिल्कुल सर, हमने पहले बात करी थी फाउंडेशन की, उसमें के बाद हमने बात करी थी इंटरमीडिएट की, अब हम बात कर रहे हैं फाइनल लेवल की। जो थर्ड एंड फाइनल जो लेवल है इसका, वह है फाइनल लेवल। सर आपने फाउंडेशन में भी बताया कि 10th के बाद भी एनरोल कर सकते हैं, आफ्टर 12th भी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के लिए आपने बताया कि बाय वे ऑफ 5 वे आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। क्या फाइनल में भी ऐसा कोई एंट्री लेवल है हमारे लिए कि हम डायरेक्ट फाइनल में जंप कर जाएं? तो स्टूडेंट्स, मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ इंस्टीट्यूट ने आपको नाराज कर दिया, और नाराज करते हुए कहा कि आपको अगर फाइनल में एडमिशन लेना है तो आपको इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर करना होगा, तभी हम आपको फाइनल में एडमिशन देंगे। तो फाइनल में एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एक ही क्राइटेरिया निकल के आता है, और वह है कि आपका सीएमए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप क्लियर होने चाहिए, तभी आपको फाइनल में एंट्री देंगे। फाइनल के अब हम लेवल की फीस की बात करें तो फाइनल लेवल की फीस है द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की 25,000 25,000 रुपए। और इसके अंदर हम पेपर्स की बात करें तो इसमें भी वही 8 पेपर होते हैं। अब उन 8 पेपर में क्या ये अलग पेपर होते हैं? क्या इंटरमीडिएट में जो हमने 8 पेपर पढ़े और जो हम फाइनल में 8 पेपर का स्टडी करेंगे, क्या ये 16 पेपर हो गए? नहीं। जैसे मैंने बात को स्टार्ट करते हुए कहा था कि कहीं ना कहीं जैसे आप फाउंडेशन में करते हो तो फंडामेंटल, जब इंटरमीडिएट में आते हो तो थोड़ा सा उसका एनहांस रूप, और अगर फाइनल में आते हो तो आपको लगता है कि उसका एडवांस रूप आप स्टडी कर रहे होते। तो जो फाइनल के 8 पेपर होते हैं वह कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होते हैं इंटरमीडिएट में जो भी आपने उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफर हो जाता है आपके लिए सिलेबस, बिल्कुल उनका एडवांस रूप क्या होता है, उन इंटरमीडिएट के 8 पेपर का एडवांस रूप आपके यहाँ पे आता है, या फिर मैं कहूँ एक आधा सब्जेक्ट एडिशनली ऐड होता है। तो सीएफआर जैसे जिसको अपन आज की तारीख में काफी सारे बच्चे डरते भी हैं उस सब्जेक्ट से, तो उस जो सब्जेक्ट की बात करें वह एडवांस रूप में यहाँ पे आता है। या फिर ओवरऑल बात करें कि यह 8 पेपर आप कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके हैं, उनका एडवांस रूप भी यहाँ पे आता है। वही 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, एक ग्रुप में 4 पेपर होते हैं, दूसरे ग्रुप में भी 4 पेपर होते हैं। आप 1 बाई 1 करके भी दे सकते हैं और आप एक साथ भी दे सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग लाने के लिए आपको एक साथ देना होगा और अच्छे नंबर लाने होंगे। क्या सर हमें सीएमए का फाइनल एग्जाम देने से पहले कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती? यस। यह ध्यान रहे कि मैंने आपको जॉब प्लेसमेंट के लिए बताया था कि आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, या आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो 15 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, देखो स्टूडेंट्स, मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि 15 मंथ्स की ट्रेनिंग भी कोई मोर सफिशिएंट नहीं है एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए, अच्छा नॉलेज लेने के लिए। लेकिन फिर भी हमारी इंस्टीट्यूट ने 6 मंथ से 15 मंथ्स की तरफ ग्रो किया है, तो कहीं ना कहीं अच्छा स्टेज जो है इंस्टीट्यूट का रहा है। उन 15 मंथ्स की ट्रेनिंग आपको फाइनल की एग्जाम देने के लिए तो जरूरी है ही है, साथ में आपको एक अच्छी जॉब लेने के लिए, अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए भी अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो फाइनल की एग्जाम देने से पहले पहले आपको 15 मंथ का ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग हमारे पास द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स, तो हम बात करेंगे ट्रेनिंग। काफी सारे स्टूडेंट्स जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनका मन नहीं होता है कि वो डिमोटिवेट होकर के उस कोर्स को छोड़ दें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैं कहूँ आपको कि आपका इंटरमीडिएट हो गया सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अब आप जाओ 3 साल ट्रेनिंग करके आओ और 3 साल बाद में आ जाना फाइनल की एग्जाम देने के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो जब सुबह 10 ओ क्लॉक को जाता है, 6 ओ क्लॉक को वापस आता है, तो वह उस ट्रेनिंग में ही घुमा हुआ रहता है, और उस कारण से वह कहीं ना कहीं फाइनल सीए का क्रैक नहीं कर पाता है। तो आपने देखा होगा मल्टीपल स्टूडेंट्स उस कोर्स को छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक फैसिलिटी है कि आप जो है 15 मंथ का ट्रेनिंग करो, और ट्रेनिंग करने के भी आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है।
कि आप जो है ट्रेनिंग 2 जगह कर सकते हो, किसी भी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंदर भी कर सकते हो, और किसी ऐसी इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेमी गवर्नमेंट कंपनी, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या फिर अदर सेक्टर, जो कि जो इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स को फुलफिल करता हो। यानी कि एक फुलफिल, उनका नॉर्म्स क्या है कि एक मिनिमम टर्नओवर के क्राइटेरिया को फुलफिल करें और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उनके ऑडिटेड हो। तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के भी अपनी ट्रेनिंग को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी ट्रेनिंग लेने के भी 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंदर ट्रेनिंग कर सकते हैं, और प्रैक्टिसिंग या फिर सेकंड ऑप्शन जो होता है आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकते हैं जिसका टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट से अबाउ हो। सर क्या हमें ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलता है? यस। ये पूछने वाला था। जी 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 बिल्कुल सर। अगर आपके पास आपने जो ट्रेनिंग ज्वाइन की है किसी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंदर ज्वाइन की है, तो आपका जो स्टाइपेंड होता है वह 2000 पर मंथ होता है। अगर वही ट्रेनिंग आपने किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट में या अदर देन प्रैक्टिसिंग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंडर में यहाँ पे ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन भी 2 टाइप्स का होता है इंस्टीट्यूट की नजर में। एक होता है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि वहां पे रजिस्टर्ड है, और एक होता है नॉन रजिस्टर्ड जो वहां पे रजिस्टर्ड नहीं है, उसके अलावा टोटली नॉन रजिस्टर्ड। तो अगर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन या नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं आप ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहां पे स्टाइपेंड का क्राइटेरिया है कि अगर वह ऑर्गेनाइजेशन मेट्रो सिटीज में है तो 10,000 पर मंथ, और नॉन मेट्रो सिटीज में है तो 8,000 पर मंथ आपको वहां पे वह ऑर्गेनाइजेशन क्या देगा, स्टाइपेंड देगा। और अगर आप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंडर में जाते हैं तो वहां पे 2,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है। ध्यान रहे प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंडर में आपको काफी सारी यूनिट्स का या मैं कहूँ ऑर्गेनाइजेशन का काम सीखने को मिलता है, या प्रैक्टिकली जो एक्सपोजर आता है आपके पास वह एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास ही आता है। ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के पास भी आता है, लेकिन वहां पे एक स्पेसिफिक नॉलेज आता है। और आज की तारीख में चाहे गवर्नमेंट वैकेंसीज ले लो, चाहे आपके पीएसयूज में ले लो, चाहे अदर ऑर्गेनाइजेशन में ले लो, ट्रेनिंग के लिए भी आपके पास वहां पे वैकेंसियां निकलती रहती है जिसमें स्टाइपेंड भी अच्छा मिलता है। तो यह एक हमारा था कि स्टाइपेंड भी आप यानी कि जो पूरे कोर्स की फीस, मैं सुरेश सर बात करना चाहूँ कि पूरे कोर्स की फीस मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया में जाए तो 55,000 इंस्टीट्यूट आपसे इस कोर्स की फीस लेता है। चीपेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड कह सकता हूं मैं। प्रोफेशनल कोर्स की तरफ मैं बात करूं तो प्रोफेशनल कोर्स में सबसे चीपेस्ट कोर्स जो होता है वह आपका सीएमए प्रोफेशनल कोर्स सीएमए है, जिसकी आपको इंस्टीट्यूट बुक्स भी देता है, जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग भी देता है, जिसमें फाइनल की एग्जाम देने से पहले 7 डे का आईओटी ट्रेनिंग और होता है, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो एक वह ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है 7 डे का, वह भी इंक्लूड होता है इसके अंदर, उसी फीस के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम जो भी देते हैं वो सारा कंप्लीट इसके अंदर आ जाता है। मेरे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर मुझे 18,000 पर मंथ मिलता था आईओसीएल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आईओसी ओएनजीसी ने कल वैकेंसी निकाली है लखनऊ के अंदर, जिसमें उनका जो है पे आउट निकल के आ रहा है 22,000, 22,000 रुपए वह जो है लखनऊ उनकी वैकेंसी है, उसमें वो 22,000 स्टाइपेंड के रूप में पे करेंगे, लेकिन उनका क्राइटेरिया है कि वो मिनिमम 1 ईयर के लिए कम से कम देंगे। तो सर इस कोर्स को तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि ये तो लर्निंग विद अर्निंग है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही पहचाना कि लर्निंग विद अर्निंग कोर्स जो है वह एक सीएमए कोर्स। अपनी जो टोटल कॉस्ट आपने बताई 54,100, मतलब 6,000 प्लस 23,100 प्लस 25,000। जी जी सर जी। तो 54,100 हमारी फीस लगती है, जिसमें अपने को 20 पेपर का नॉलेज मिल जाता है, 15 महीने की ट्रेनिंग मिल जाती है, 100 आवर्स की कंप्यूटर ट्रेनिंग मिल जाती है, 7 डेज की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल जाती है, और ऊपर से उससे ज्यादा स्टाइपेंड मिल जाता है। अगर कई बार उससे ज्यादा स्टाइपेंड मिल जाता है। बिल्कुल, अगर अपन 8,000 भी लेके चले तो 1,20,000 रुपए का तो अपने को स्टाइपेंड। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते हैं अपन, नॉन ऑर्गेनाइजेशन या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के पास भी जाते हैं, तो भी वहां पे सर एक जो आपका पॉकेट एक्सपेंसेस है वह तो आपको मिल ही जाता है। एक बच्चों को एक मैं और बताना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट ने अभी इन दिनों में एक नया प्रोविजन लिया है, जिसमें ऐसी कोई फॉर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म
जिसके यहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन है, उसने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन बना रखा है, तो वह भी आपको वहां पे भी आप जाकर के क्या कर सकते हैं, अपनी सीएमए की ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक एड ऑन आप मैं करना चाहूंगा ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि अगर आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं मिल रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रही है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉन है, तो आप पता कीजिए कि वहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन भी है क्या, तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ, आप अपना ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वह कंप्लीट कर सकते हैं। तो सारी जानकारी सर ने आपको दे दी है इस कोर्स के बारे में, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके लेवल्स क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और कैसे कैसे आपको उनको अटेम्प्ट करना है। ग्रुप वाइज भी आप कर सकते हैं, बोथ ग्रुप भी आप दे सकते हैं। अप्रोक्स 3 to 4 इयर्स का ये कोर्स रहेगा, डिपेंड करता है आप 12th के बाद ज्वाइन करते हैं या बीकॉम के बाद ज्वाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट इसका ड्यूरेशन रहेगा। और कोई सवाल किसी के मन में है तो वो सर से पूछ सकता है, और आज ही नहीं, इस सेशन के दौरान ही नहीं, इसके बाद भी अगर कभी किसी को कुछ पूछना हो तो सर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा सर, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्पेसिफिकली जयपुर चैप्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, मैं ऑल ओवर इंडिया में, मेरे पास उड़ीसा, इवन दो उत्तर प्रदेश, बिहार, काफी जगह से कॉल्स आते रहते हैं। और जब से मैंने वो 2000 किलोमीटर की करियर काउंसलिंग यात्रा करी थी, उसके बाद से राजस्थान के चैप्टर्स तो अच्छी तरह से जानते ही हैं कि कोई भी बात होती है या उनके दिमाग में कोई भी पर्सन चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वह एक बार कॉल करके जरूर पूछते हैं कि सर इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए 24/7 मैं अवेलेबल रहता हूँ। जब भी कभी, या मैं कहूँ 24 × 365, 365 दिन हमारे यहाँ सर्विस दी जाती है स्टूडेंट्स को। हाँ, ध्यान रहे कि वह एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं है कि बार बार वह पूछ रहा है, वो रिलेवेंट ही नहीं है उससे। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि कोर्स के बारे में पूछते हैं, फिर जब मैं 2 महीने बाद मैं रिमाइंडर कॉल करता हूँ कि आपने ज्वाइन किया, नहीं सर ज्वाइन तो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं यह मेरा सजेशन जरूर रहेगा कि आप जब भी कांटेक्ट करें तो आप एक बार मार्क कर लें कि आप इस कोर्स के लिए डेडिकेटेड हैं, हाँ आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, तो हमारी सर्विस हो सकता है आपको और भी बेटर मिलेगी। और बाकी आपने देखा ही है, हमेशा हम रेडी रहते हैं, और मेरा जयपुर चैप्टर जो है वह भी डेडिकेटेड है। हर सर्विस के अंदर वहाँ का हर मेंबर, चाहे वह स्टाफ हो चाहे कमेटी मेंबर हो, तैयार रहता है सर्विस के लिए। मैंने अपना नंबर डाल दिया सर चैट बॉक्स में, आप भी अपना नंबर लिख दीजिए। जी सर, बिल्कुल मैं लिख देता हूँ, ताकि अगर किसी को कोई इंक्वायरी करनी हो तो वो कर सके। सभी नोट कर ले सर का नंबर और मेरा नंबर। अगर आपको इन फ्यूचर भी कोर्स के बारे में कोई जानकारी हो, लेनी हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मैंने YouTube चैनल भी बनाया था बच्चों की हेल्प के लिए, है कि उसमें 2 वीडियो जो है बहुत अच्छे बनाए, और मार्केट में बहुत अच्छे बच्चों ने उनको देखा है। एक कोर्स से रिलेटेड है और एक ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो कोई भी बच्चा चाहे कि सर आपने चैनल का नाम मेंशन कर देंगे एक बार? CMA हरेंद्र कुमार पारिक ही चैनल का नाम है सर। तो CMA हरेंद्र कुमार पारिक के नाम से आप YouTube पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे 2-3 वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट होंगे, चाहे वह कोर्स की डिटेल से रिलेटेड हो, चाहे वहाँ पे दूसरा वीडियो है ट्रेनिंग से रिलेटेड, CMA कोर्स में कौन सी ट्रेनिंग्स होती है, उनका फीस क्राइटेरिया क्या होता है, वहाँ पे आपको क्या क्या स्टाइपेंड मिलता है, कितने टाइम पीरियड आपको मिनिमम ट्रेनिंग करना होता है, कितने घंटे पर डे पे ट्रेनिंग करना होता है, तो सारी सुविधाएं वहाँ पे जो है उसको मैंने उस वीडियो के अंदर डाली है। तो वहां से भी आप स्टूडेंट्स लोग जो है अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। मैंने मेरे नंबर शेयर कर दिए हैं, तो कभी भी आपको लगे कि हाँ सर को कॉल करना है, यस कॉल कीजिएगा। आप कभी कॉल बाय द वे अटेंड नहीं कर पाऊँ तो आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। यस चलिए सर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम निकाला बच्चों के मार्गदर्शन के लिए। बिल्कुल सर, आप सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि आप जैसे लोग इस कॉमर्स फैकल्टी में है, जिससे कि हम इस कोर्स को और इस कॉमर्स लाइन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जानकारी देना चाहूंगा सर कि 1,39,000 स्टूडेंट्स 2014 में रजिस्टर्ड हुए थे कॉमर्स के लिए, 12th एग्जाम के लिए, पर इस बार हुए हैं 36,000। तो कॉमर्स के क्या हालात हैं,
तो हम दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि कॉमर्स की तरफ और आर्ट्स यह डाइवर्ट नहीं हो रहे साइंस की तरफ, यह डाइवर्ट हो रहे हैं आर्ट्स की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि कोई स्कोप नहीं है इन जनरल। बाकी तो बहुत सारे स्कोप है, हर सब्जेक्ट में कोई स्कोप होता है, लेकिन इन जनरल एक कॉमर्स का स्टूडेंट आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं से अकाउंटिंग का जॉब करके भी वह अच्छे से अपना परिवार का पेट पाल चला सकता लेता है। है। लेकिन कहीं ना कहीं इस स्ट्रीम की नॉलेज जो है मार्केट में कम है, जिससे डे बाय डे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है वो डाउन होती जा रही है। तो मुझे भी कल देख करके बड़ा अजीब लगा कि 36,000, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं। तो आप जैसे टीचर अगर मार्केट में है तो जरूर सही गाइडलाइन बच्चों को मिलेगी, जिससे कि बच्चा इस स्ट्रीम की तरफ भी आएगा और सीएमए कोर्स की तरफ भी आएगा। तो सर बिल्कुल हम ऐसे ही करते रहेंगे, आगे भी और वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर कि भाई स्टडी कैसे करनी है, स्टडी की प्लानिंग कैसे करनी है, रैंक लाना है तो क्या करना है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कभी भी मेरी हेल्प चाहिए सर वीडियो के रिगार्डिंग, या कभी भी आपको चाहिए, बच्चों को सजेशन चाहिए, आप गेट टुगेदर एक प्रोग्राम भी रख सकते हैं जिसमें बच्चे अपने ओनली क्वेरीज पूछें, या फिर उनके और भी कोई दिमाग में चल रहा हो, या फिर जीएसटी सेशन अगर आप रखना चाहें बच्चों के लिए तो वह भी रख सकते हैं। प्रैक्टिकली हम सेशंस देते हैं जीएसटी के, जिसमें पूरा प्रैक्टिकली नॉलेज शेयर करते हैं बच्चों के साथ, तो आप वह भी रख सकते हैं बच्चों के लिए। मैं और मेरा जयपुर चैप्टर हमेशा तैयार है सर, जब भी जरूरत पड़े आप याद कीजिए। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ विजेंद्र बोलिए। गुड इवनिंग हरेंद्र सर, गुड इवनिंग सुरेश सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैंने दिसंबर 19 बैच पास आउट हूँ और अभी मैं अपनी इंडियन एमएनसी में मुंबई में जॉब कर रहा हूँ। तो सर मैं मेंबरशिप के लिए कब एप्लीकेशन कर दे सकता हूँ सर? देखो आपका ट्रेनिंग आई थिंक मेरे हिसाब से 6 मंथ का कंप्लीट हुआ होगा। सर मैंने 1 साल IOCL में ट्रेनिंग किया है। ओके ओके। अभी आप 19 में पास आउट हैं और आपने ज्वाइन कब किया था जॉब एमएनसी कंपनी में? अक्टूबर 20 में किया सर। अक्टूबर 20 में किया है। तो जैसे ही आपका 2 ईयर का जॉब कंप्लीट हो जाएगा तो आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर उस गैप को मिटिगेट कर सकते हैं, उस गैप को, जैसे आपने बताया कि 19 में पास हुए थे आप, जब से आपने ट्रेनिंग छोड़ी थी तब से लेके जब से ज्वाइन करी, उसके बीच अगर आपने कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी काम किया है अकाउंटिंग या कॉस्टिंग से रिलेटेड, तो अगर उस गैप में भी अगर आप उस गैप को फिल कर सकते हैं तो आप एलिजिबल हो चुके हैं अपनी मेंबरशिप लेने के लिए। 3 ईयर का आपको ट्रेनिंग रिक्वायर होता है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस जिसको हम बोलेंगे इंक्लूडिंग ट्रेनिंग रिक्वायर होता है मेंबरशिप लेने के लिए। तो आप मेंबरशिप लेने के लिए जैसे ही आपका 1 ईयर का IOCL का, और उसके बाद से अगर आपने कहीं से भी काम किया हो थोड़ा बहुत भी, तो आप 3 ईयर का जैसे ही आपका ट्रेनिंग हो जाएगा आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। और कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है भाई? बिल्कुल, कोई किसी का भी कोई डाउट हो डायरेक्ट पूछ सकता है। एनीवन? कोई नहीं सर, नंबर मैंने शेयर कर दिए। नंबर शेयर कर दिए हैं, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेरी होगी तो सर। हाँ सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। चलिए सर, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एक बार फिर से आपका। थैंक यू। थैंक्स सर फॉर इनवाइट मी। थैंक यू सर। Thank you to all of you for joining us for this session. आज के लिए इतना ही। थैंक यू।